व्यूवर्स, आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट के बी पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि टाइटल है माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका सिलेबस है माइक्रोस्कोपी, लाइट, फेज कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टैनिंग टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, common equipments of microbiology lab and principle of their working, autoclave, oven, laminar flow, centrifuge, colorimetry and spectrophotometry, immobilization method, fermentation and fermenters। व्यूअर्स, अभी इसके ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं बॉटनी के, तो उसके संदर्भ में कुछ आपको नोट्स के रूप में मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसे या तो याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिएगा। इसमें जैकरिस जेंसन ने 2 हैंड लेंस जोड़कर देखा तो इमेज ज़्यादा लार्ज दिखाई दी। रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने कॉर्क सेल की संरचना में बाहरी दीवारी देखी तथा इसे माइक्रोग्राफिका में डिस्क्राइब किया। ये 200x में देखा था। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने अपना सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। लीeuwenhoek ने सिंगल कॉन्वेक्स लेंस बनाया जो कि ब्रास और सिल्वर स्टैंड पर फिक्स था। माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आर्टिफिशियल या सनलाइट का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस और कंडेंसर और लाइट सोर्स का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाता है तो फोकल लेंथ छोटा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे इमेज मैग्नीफाई होती है। आंख या कैमरा के पास आईपीस से इमेज बनती है। कंडेंसर सैंपल पर लाइट सोर्स को फोकस करता है। कंडेंसर लेंस आइरिस डायफ्राम से जुड़ा रहता है जो कि रिजोल्यूशन को कंट्रोल करता है। बेस्ट रिजोल्यूशन तब होता है जब सभी ऑप्टिकल कंपोनेंट ऑप्टिकल एक्सिस के सेंटर में हो। माइक्रोस्कोप की इफिशियंसी मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर पर निर्भर करती है। मैग्निफिकेशन आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। उदाहरण, अगर आईपीस की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी 10x तथा ऑब्जेक्टिव लेंस की 100x तो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 1000x होगा और ऑब्जेक्ट 1000 गुना बड़ा दिखेगा। रिजॉल्विंग पावर का अर्थ यह है कि 2 नजदीकी वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सके और उनकी पूर्ण संरचना देखी जा सके। ये लाइट के वेवलेंथ और लेंस के न्यूमेरिकल एपर्चर पर निर्भर करता है। वेवलेंथ अगर छोटी होगी तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसका रेजोल्यूशन अधिकतम 0.2 माइक्रोमीटर है तो रिजॉल्विंग पावर की गणना की जा सकती है। रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू λ/2 इंटू NA, जहां लैम्डा वेवलेंथ को शो कर रहा है, NA न्यूमेरिकल एपर्चर है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में फेज कंट्रास्ट ऑब्जेक्टिव लेंस और फेज कंट्रास्ट कंडेंसर लेंस होता है। इसमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में नॉन स्टेन्ड सेलुलर स्ट्रक्चर भी देखा जा सकता है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप फ्रिट्ज जर्निक ने बनाया था। माइक्रोस्कोपी एक प्रकार की तकनीक है जिसके द्वारा छोटी चीज को नेक्ड आई से देखा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल थिंग्स को विजिबल करता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। कंडेंसर लेंस लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन की ओर। जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जो आई के क्लोज होता है उसे आई पीस कहते हैं। इसे ऑकुलर लेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x के होते हैं।
लेंस की पावर x से पहले जितनी होती है उसके द्वारा जानी जाती है। यदि 25 टाइम्स ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो मैग्नीफिकेशन पावर 25x होगी। आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ मिलकर और मैग्नीफाई करता है। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें एक आई पीस है उसे मोनोऑकुलर तथा जिसमें दो आई पीस है उसे बाइनोकुलर कहते हैं। आई पीस ज़्यादातर 10x ही प्रयोग करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए। लिविंग और डेड स्पेसिमेन लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। स्पेसिमेन की विजिबिलिटी मैग्नीफाई होती है कॉन्ट्रास्ट और रिजोल्यूशन के द्वारा। नेक्ड आई का रिजोल्यूशन 100 माइक्रोमीटर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक दूसरे मीडियम में जाने पर जो प्रतिक्रिया होती है उसे कहते हैं। उदाहरण पानी का रूम टेम्परेचर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश जब पानी में जाता है तो 1.33 टाइम्स स्लोअर हो जाता है। जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 होता है, परंतु ग्लास से एयर में जाने पर थोड़ी ही बेंड होती है। लाइट का उस समय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस में पैराफिन ऑयल या सीडर वुड ऑयल प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं प्रयोग करते, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस प्रयोग करते हैं। विजिबल लाइट की जगह हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, अतः रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में कैथोड को इलेक्ट्रॉन के स्रोत के रूप में प्रयोग लाया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में विद्युत चुंबकीय कंडेंसर लेंस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की धारा को फोकस एवं संग्रहित करने का कार्य करते हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण या द्वितल लेंस प्रकाश संग्रही का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस भी विद्युत चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में यह सरल अवर्णक लेंस होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर बनता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन धारा तथा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में सरल अवर्णक लेंस प्रदीप्त का स्रोत होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब के समान न होकर सकेंद्रीय वलयों या धब्बों के रूप में दिखाई देता है। अब स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है। स्टेनिंग टेक्निक को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्पेशल टेक्निक। सिंपल स्टेनिंग इसमें सेल के ऑर्गेनेल्स देखने के लिए प्रयोग होते हैं। सिंगल बेसिक डाई को एक्वस या अल्कोहल सॉल्यूशन में बनाकर प्रयोग करते हैं तथा 30 से 60 सेकंड बाद वाटर से वॉश करते हैं और ड्राई कर लेते हैं। फिर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करेंगे। मिथाइलिन ब्लू का प्रयोग जीवाणु का आकार जानने के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण ह्यूमन इन्फ्लुएंजा इन CSF, गोनोकोकाई इन यूरेथ्रल पस, डाइल्यूट कार्बोफस्चिन विंसेंट एंजाइना से पीड़ित व्यक्ति के थ्रोट स्वैब को स्टेन करने के लिए करते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस में थ्रोट स्वैब लिया जा रहा है। पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू, इसका प्रयोग मैकफैडन रिएक्शन में करते हैं। उपरोक्त स्टेन सामान्यतः बेसिक डाई हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। सिंपल स्टेनिंग द्वारा मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरियल सेल का अरेंजमेंट का अध्ययन करते हैं। निगेटिव स्टेनिंग में एसिडिक डाई निग्रोसिन एक ब्लैक स्टेन है, इसको कांगो रेड को मिक्स करके प्रयोग करते हैं। निगेटिव स्टेनिंग में बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, जिसमें बैक्टीरियल सेल कलरलेस हो जाता है जबकि बैकग्राउंड स्टेन ले लेता है। एसिडिक स्टेन आपके इओसिन स्टेन है, निग्रोसिन है, कार्गो रेड है, रोज बंगाल है। ये सेल को स्टेन नहीं करते। एसिडिक स्टेन और बैक्टीरियल सेल दोनों के निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए रिपल्सन होता है। एक जैसे
चार्जेस में स्टेन पॉजिटिवली चार्ज स्लाइड से अट्रैक्ट होकर ग्लास स्लाइड पर बाइंड कर जाता है और ग्लास स्लाइड स्टेन हो जाती है। इंडिया इंक भी स्टेनिंग में प्रयोग होता है। इसका मॉलिक्यूलर साइज बैक्टीरियल सेल के पोर से बड़ा होता है, इसलिए सेल के कोनों पर जाता है और बैकग्राउंड को स्टेन करता है। नेगेटिव स्टेनिंग में हीटिंग नहीं किया जाता, अतः बैक्टीरिया को मार्फोलॉजी बदलती नहीं। मोनोक्रोम स्टेनिंग में एक कलर बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए प्रयोग करते हैं। मोनोक्रोम स्टेनिंग में बैक्टीरियल सेल बेसिक स्टेन को अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोफोर होते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग में एक से ज्यादा स्टेन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग WBC की एबनॉर्मलिटीज जानने में भी होता है। बैक्टीरिया में डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का प्रयोग होता है। बैक्टीरिया स्टेनिंग में ग्राम स्टेन तथा एसिड फास्ट स्टेन का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है, ग्राम स्टेनिंग सेल वॉल कंपोजिशन अलग अलग होने के कारण प्रयोग होती है। ग्राम स्टेनिंग में सेल वॉल का स्टेन करने के लिए क्रिस्टल वायलेट का प्रयोग करते हैं तथा जिसमें आयोडीन मॉर्डेंट का कार्य करता है। क्रिस्टल वायलेट को फिक्स करने के लिए मॉर्डेंट का प्रयोग करते हैं, जो कि आयोडीन का रोल होता है। फक्सिन या सेफ्रेनिन का प्रयोग काउंटर स्टेन करने में करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डार्क ब्लू या वायलेट स्टेन लेते हैं तथा ग्राम नेगेटिव रेड या पिंक कलर लेते हैं। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन मिलकर डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अल्कोहल या एसीटोन से ट्रीट करने पर कुछ बैक्टीरिया डिकलराइजिंग स्टेप के प्रति रजिस्टर्ड करते हैं। वे वायलेट या ब्लू कलर के दिखते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिकलराइज हो जाते हैं। उन्हें काउंटर स्टेन फक्सिन या सेफ्रेनिन से करते हैं। कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल में बैक्सी सब्सटेंस माइकोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि स्टेन को सेल में जाने से रोकता है। कार्बन फक्सिन के साथ स्टेन करने पर और हीट जो कि स्टीम द्वारा की जाती है करने पर बैक्टीरिया डाई ले लेता है और रेड कलर का दिखता है। एसिड के डिकलराइजिंग एक्शन को प्रेजेंट करता है और रेड कलर का दिखता है, इसलिए इसे एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक भी कहते हैं। बैक्टीरिया जो एसिड का प्रयोग करने पर डिकलराइज हो जाते हैं और रेड कलर को छोड़ देते हैं, उन्हें नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें मिथाइलिन ब्लू से काउंटर स्टेन करने पर ब्लू कलर के दिखते हैं। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक का प्रयोग बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स को स्टेन करने के लिए किया जाता है। एल्बर्ट या नेल्सर स्टेन का प्रयोग वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए करते हैं। म्यूर मेथड का प्रयोग कैप्सूल को स्टेन करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियल स्पोर को स्टेन करने के लिए सेफर और फल्टन का प्रयोग करते हैं। फ्लैजेला स्पायरोकाइट्स को स्टेन करने के लिए फोंटाना या लेवोडेट मेथड का प्रयोग करते हैं। रिकेट्सियास को स्टेन करने के लिए जेजमा या मैकियावेले स्टेन का प्रयोग करते हैं। एल्बर्ट स्टेनिंग का प्रयोग मेटाक्रोमिक ग्रेन्यूल्स को आइडेंटिफाई करने में होता है। एल्बर्ट स्टेन फर्स्ट में टॉलुइडिन ब्लू, मेलाकाइट ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड तथा अल्कोहल और डिस्टिल वाटर का प्रयोग करते हैं। एल्बर्ट स्टेन सेकंड में आयोडीन, पोटेशियम आयोडेट और डिस्टिल वाटर लेते हैं। फ्लैजेला क्योंकि फ्रेगाइल होता है इसलिए इसके सरफेस को कोट करते हैं पहले, जो कि 1% ऑस्मिक एसिड तथा मॉर्डेंट में 10% टैनिक एसिड, पोटेशियम एलम तथा 10% फेरिक क्लोराइड लेते हैं और फोंटोना सिल्वर सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, जिससे फ्लैजेला लाइट ब्राउन कलर का दिखता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए मटेरियल को तैयार करने के लिए पहले फिक्स करते हैं। इसके लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, फिर इसे डिहाइड्रेट करते हैं, फिर कठोर एम्बेडिंग मटेरियल एराल्डाइट और इपॉक्सी रेजिन का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अधिक प्रकीर्णन प्राप्त करने के लिए किसी रचना के विभिन्न घटकों के परमाणु भार का अधिक होना आवश्यक है, जबकि जैविक रचनाओं में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कम होता है, अतः प्रतिबिंब ठीक नहीं बनता। इसलिए
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तथा यूरेनाइल लेड आयन का प्रयोग करते हैं। सेक्शन पतले काटने के लिए माइक्रोटोम या डायमंड नाइफ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा विषाणु का अध्ययन आसान हो गया है। ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन किया जाता है। ये एक दूसरा आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ऑटोक्लेव स्टीम के द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं और इसका प्रेशर कुकर के घर में यूज होने वाले प्रेशर कुकर के समान इसकी रचना होती है। इसका आविष्कार चार्ल्स चैम्बरलैंड ने किया था। इसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है, जिसमें स्टीम स्टरलाइज करती है। इसमें वाटर कंपार्टमेंट नीचे होता है। इसमें प्रेशर 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर हो जाने पर सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाता है तथा प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। ऑटोक्लेव गन मेटल या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मेडिकल इक्विपमेंट और सैंपल को ड्राई हीट द्वारा स्टरलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन का प्रयोग करते हैं। ये दूसरा आपका अपरेटस आ गया। ओवन में ऐसे मटेरियल को ड्राई करते हैं जो मेल्ट ना हो और आग ना लगे। इसमें एक हीटर लगा होता है तथा कभी कभी फैन वाले भी ओवन आते हैं जो पूरे चैम्बर में गर्म हवा ब्लोअर की तरह पहुंचाते हैं। इंक्यूबेटर का प्रयोग, ये तीसरा आपका आ गया एपरेटस इंक्यूबेटर। इसका प्रयोग विभिन्न कल्चर के लिए किया जाता है। इसमें इंसेक्ट की ब्रीडिंग, एग की हैचिंग कराई जाती है, जिससे टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है। इसमें 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड होती है तथा ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए वाटर कैबिनेट में नीचे रखा जाता है। फिर आपका अगला एपरेटस है लैमिनर फ्लो। इसमें यूवी लैंप और एयर फ्लो होती है, यद्यपि दोनों एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग करने से 30 मिनट पहले यूवी लैंप ऑन कर लेना चाहिए। यूवी लैंप से स्वयं को प्रोटेक्ट रखना चाहिए तथा लैमिनर फ्लो में कल्चर ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैमिनर फ्लो में टेबल को 75% इथाइल अल्कोहल से वाइप कर लेना चाहिए और अपने हाथ का प्रयोग लैमिनर टेबल पर करना चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना ही। इसमें हीपा फिल्टर, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है जो एयर को फिल्टर करता रहता है। यूवी लाइट काम करते वक्त बंद कर देनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूज अगला है आपका एपरेटस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। जिस प्रकार मिक्सर किचन का काम करता है उसी प्रकार सेंट्रीफ्यूज काम करता है। इसे सेल ऑर्गेनेल्स तथा एंजाइम को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारी वस्तुएं साइड में ट्यूब में आकर नीचे बैठ जाती हैं तथा हल्की ऊपर रहती है। नीचे आई वस्तु को पैलेट तथा ऊपर को सुपरनाटेंट कहते हैं। इसमें एक रोटेटर होता है जो घूमता रहता है। इसके आधार पर इसे आरपीएम कहा जाता है, अर्थात रोटेशन पर मिनट। सावधानी पूर्वक सेंट्रीफ्यूज प्रयोग करना चाहिए जब तक रोटेटर रुक नहीं जाए। लिड नहीं खोलनी चाहिए। एक ट्यूब होने पर उसके विपरीत पानी से भरी ट्यूब उसी वजन की रख देनी चाहिए जिससे कि रोटेटर खराब ना हो। अगर रोटेटर खराब हो गया तो उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। रोटेटर ट्यूब आदि को प्रत्येक प्रयोग के बाद सफाई कर देनी चाहिए। आज के लिए बस व्यूअर्स हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में आगे का हम बताएंगे। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स, वेरी वेरी थैंक यू।